कल्पना कीजिए कि अमेरिका की किसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर ओवर टाइम कर रहा है और मजे की बात यह है कि उसे उस एक्स्ट्रा कमाई पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां का एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन इस डर में जी रहा है कि कल को उसकी कंपनी कहीं बंद ना हो जाए। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है आज के समय में, है ना। और इन सब के बीच दुनिया भर की सरकारें मिलकर एक ग्लोबल पुलिस नेटवर्क बना रही हैं जो हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जेब टटोलने के लिए एकदम तैयार बैठा है। सही कहा। मतलब आज टैक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि सरकार को कुछ पैसे दे दिए जाएं और काम खत्म। ये अब एक तरह का साइलेंट वर्ल्ड वॉर बन चुका है, एक शांत विश्व युद्ध। ये एकदम सटीक शुरुआत है इस चर्चा की, क्योंकि आज की तारीख जो कि 2 अप्रैल 2026 है, यहाँ तक आते आते टैक्स कानून पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। मतलब अब ये कोई अकाउंटिंग का नीरस सा विषय नहीं है जो सिर्फ सीए या अकाउंटेंट तक सीमित हो। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो ये तय कर रहा है कि दुनिया की कौन सी कंपनी अपना अगला कारखाना कहाँ लगाएगी और रिसर्च कहाँ होगी। हाँ, और एक आम इंसान के बैंक अकाउंट में महीने के अंत में कितना पैसा बचेगा। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन है। आज हमारे पास रिसर्च और डेटा का एक बहुत ही शानदार खजाना है जी। हम भारत के नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को समझेंगे जो बस अभी अभी लागू हुआ है। इसके साथ ही एक्सपीरियन की रिपोर्ट के जरिए अमेरिका के उस नए कानून को डीकोड करेंगे जिसे OBBA कहा जा रहा है। ओबार, हाँ? फिर हम EY और ग्रांट थॉर्नटन के विश्लेषण से देखेंगे कि कनाडा का बिल C-15 कैसे काम कर रहा है। और अंत में OECD और टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के जरिए पिलर 2 को समझेंगे। तो चलिए इस ग्लोबल भूल भुलैया को सुलझाने की शुरुआत भारत से करते हैं, जहां एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। भारत का 1961 का जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था ना, वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है फाइनली। हाँ, 1 अप्रैल 2026 से यानी ठीक कल से ही नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट इस बदलाव के जो आंकड़े पेश करती है वो सच में हैरान करने वाले हैं। अगर मैं इस बदलाव को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक 60 साल पुरानी अलमारी की सफाई की हो। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। एक ऐसी अलमारी जिसमें समय समय पर 4000 से ज्यादा पैच या कहें तो कानूनी संशोधन लगाए गए थे। नए कानून के 819 सेक्शन को घटाकर सीधा 536 कर दिया गया है। और फॉर्म्स भी तो कम हुए हैं। हाँ, 399 फॉर्म्स अब सिर्फ 190 रह गए हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। क्या ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है? मतलब सिर्फ पुराने सेक्शन हटा देने से क्या सच में टैक्स भरने वालों का जीवन आसान होगा, या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लग रहा है? देखिए, मैं समझाती हूँ। ये सिर्फ कागजी छलावा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया है। चलिए सबसे बड़े सिरदर्द की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ओहो, वो तो सच में एक सिरदर्द था। दशकों से ये सिस्टम ऐसा था कि जिस साल कोई इंसान पैसे कमाता था उसे प्रीवियस ईयर कहते थे, और जिस साल उस पर टैक्स भरता था उसे असेसमेंट ईयर कहते थे। आम इंसान हमेशा ऐसी उलझन में रहता था कि अगर वो आज रिटर्न फाइल कर रहा है तो फॉर्म पर आखिर कौन सा साल लिखना है। इसी उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अब इन दोनों शब्दों को हटाकर सिर्फ एक शब्द लाया गया है, टैक्स ईयर। सिर्फ टैक्स ईयर? हाँ, बस ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और सीधे सीधे उसी वित्तीय वर्ष को दर्शाता है जिसमें आय अर्जित की गई है। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये कंप्लायंस को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आसान बना देता है। मेंटल लोड कम हो गया। बिल्कुल। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिन्हें VDA कहा जाता है, उन्हें अब कानूनी रूप से पूरी तरह परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन भारत के इस नए कानून में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी LTCG। हाँ, वो तो है। अब सभी संपत्तियों के लिए LTG को 12.5% पर फिक्स कर दिया गया है, वो भी बिना इंडेक्सेशन के। 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी दी गई है। लेकिन ये बिना इंडेक्सेशन वाला हिस्सा थोड़ा उलझाने वाला लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? मैं एक बहुत ही सीधे उदाहरण से इसे समझाती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा था। ठीक है। और आज वो उसे 1 करोड़ रुपए में बेच रहा है। तो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। देखने में लगता है कि 50 लाख का सीधा प्रॉफिट हुआ, लेकिन इंडेक्सेशन के पुराने नियम के तहत सरकार कहती थी कि पिछले 10 सालों में महंगाई भी तो बढ़ी है। हाँ, इन्फ्लेशन। तो उस महंगाई दर को कैलकुलेट करके
उस 50 लाख की खरीद कीमत को कागजों पर मान लीजिए 80 लाख मान लिया जाता था। अच्छा, मतलब प्रॉफिट 50 लाख का दिख रहा है, लेकिन टैक्स के कागजों पर वो सिर्फ 20 लाख का रह जाता था। बिल्कुल। और फिर उस 20 लाख पर 20% टैक्स लगता था। अब नया नियम क्या कहता है? नया नियम कहता है कि ये महंगाई का गणित, ये इन्फ्लेशन का सारा कैलकुलेशन खत्म। 50 लाख में खरीदा, 1 करोड़ में बेचा, तो प्रॉफिट 50 लाख ही माना जाएगा। सीधा हिसाब। हाँ, लेकिन सरकार ने टैक्स की दर 20% से घटाकर 12-12.5% कर दी है। इसके साथ ही नुकसान यानी लॉस को सेट ऑफ करने का नियम अब केवल एक बार के लिए सीमित कर दिया गया है। वो एक तरह से सरकार ने सारा पेचीदा गणित हटाकर एक फ्लैट रेट दे दिया है। सही कहा। विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशकों को यही तो चाहिए होता है, स्थिरता। उन्हें पता है कि 12.5% देना है, कोई छिपा हुआ कैलकुलेशन नहीं है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को निवेश के लिए साफ और पारदर्शी बना रहा है। खैर, भारत ने तो 12.5% टैक्स फिक्स कर दिया ताकि सिस्टम में सफाई आए, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में कोई एक देश अकेले तो खेल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर हम भारत से निकलकर अमेरिका की तरफ चलें तो वहां टैक्स का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। हाँ, वहां की कहानी एकदम अलग है। अमेरिका सिस्टम साफ करने से ज्यादा पैसा अपने देश वापस खींचने के लिए एक आक्रामक जाल बिछा रहा है। चलिए अमेरिका के उस नए कानून पर बात करते हैं जो जुलाई 2025 में पास हुआ था, OBBBA, यानी द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। अमेरिका की रणनीति भारत से एकदम विपरीत है। जहां भारत एक ब्रॉड बेस्ड सरलीकरण कर रहा है, वहीं अमेरिका बिल्कुल पिन पॉइंट यानी लक्षित कटौतियों पर काम कर रहा है। टारगेटेड कट्स। एक्सपीरियन की रिपोर्ट बताती है कि OBBA सीधे तौर पर आम लोगों और विशिष्ट श्रमिक वर्गों को टारगेट करता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए $6,000 का एक नया बोनस डिडक्शन लाया गया है। और इसी कानून का सबसे चर्चित हिस्सा है टिप और ओवरटाइम आय पर टैक्स छूट। $25,000 तक की टिप और सिंगल फाइलर्स के लिए $12,500 तक की ओवरटाइम आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हाँ। लेकिन रुकिए, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अगर ओवरटाइम आय पर टैक्स नहीं लगेगा तो क्या इससे इकोनॉमी में एक गलत ट्रेंड शुरू नहीं होगा? मैं सोच रहा था कि इससे नुकसान भी तो हो सकता है। आप किस तरह के ट्रेंड की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि अगर कोई कंपनी देखती है कि ओवरटाइम पर टैक्स छूट है तो वो नए लोगों को नौकरी पर क्यों रखेगी? अच्छा, वो बात। हाँ, वो तो अपने मौजूदा कर्मचारियों से ही 12-12 घंटे काम करवाएगी। इससे तो ओवरवर्क का कल्चर बढ़ेगा और नई नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड आर्थिक चिंता है। श्रम बाजार के कई विश्लेषक बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे नीति निर्माताओं के नजरिए से देखें तो ये अमेरिकी विनिर्माण और मजदूर वर्ग को लुभाने की एक सोची समझी रणनीति है। कैसे? जब देश में कुशल श्रमिकों या लेबर की कमी होती है तो ये उपाय मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। जो कर्मचारी ज्यादा काम करना चाहते हैं उन्हें सीधा वित्तीय लाभ मिल रहा है। चलिए ये लॉजिक मान लेते हैं, लेकिन इस कानून में एक और नियम है जो मुझे पूरी तरह से एक ट्रेड वॉर की शुरुआत लगता है। आप कार लोन वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। कार लोन के ब्याज पर $10,000 तक की छूट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शर्त यह है कि कार नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में ही बनी हुई होनी चाहिए। हाँ, मेड इन USA। मतलब अगर कोई व्यक्ति जापानी या जर्मन कार खरीदेगा तो उसे ये छूट नहीं मिलेगी। ये तो टैक्स के नाम पर सीधा सीधा प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद है। इसे बिल्कुल उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये केवल टैक्स छूट नहीं है, ये एक बैकडोर सब्सिडी है। बैकडोर सब्सिडी, सही कहा। ये दुनिया भर में फैली हुई ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन्स को मजबूर कर रही है कि अगर उन्हें अमेरिकी ग्राहकों को कार बेचनी है तो उन्हें अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका के अंदर लगानी होंगी। बहुत ही चालाकी भरा कदम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कानून में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़ाकर $2,200 और एस्टेट टैक्स छूट को $15 मिलियन तक कर दिया गया है। बाप रे, 15 मिलियन! हाँ, ये पूरी तरह से पूंजी को देश की सीमाओं के भीतर लॉक करने का प्रयास है। और एक तरफ जहां ये नीतियां विनिर्माण को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं हमने देखा कि अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा या कहीं क्लीन एनर्जी क्रेडिट्स को खत्म या काफी कम कर दिया है।
जी। तो अमेरिका अपने पारंपरिक उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग को पूरी ताकत से सब्सिडी दे रहा है। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस तरह से आक्रामक होकर अपने दरवाजे बंद कर रही है और अपने लोगों को पैसा बांट रही है, तो उसके पड़ोसियों का क्या होगा? उनके लिए तो खतरे की घंटी है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी कनाडा की तरफ मुड़ती है। अमेरिका के इस कदम से सबसे बड़ा झटका कनाडा को ही लगा है। क्योंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। KPMG का हालिया सर्वे इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। सर्वे में क्या निकला? सर्वे के अनुसार कनाडा के 87% छोटे और मध्यम उद्यम इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर अमेरिका अपनी कॉर्पोरेट टैक्स दरें घटाता है तो कनाडा की उच्च कर दरें उन्हें मार्केट से पूरी तरह बाहर कर देंगी। 87%? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि कनाडा के बिजनेस समुदाय में एक पैनिक का माहौल था, और इसी पैनिक को शांत करने के लिए कनाडा सरकार ने 26 मार्च 2026 को बिल C-15 लागू किया। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक एक्सेलरेटेड कैपिटल कॉस्ट अलाउंस यानी CCA दिया गया है, जैसे नए रेंटल आवासों के लिए 10% की दर और पेटेंट या डेटा नेटवर्क उपकरणों के लिए खर्च को तुरंत दिखाने की सुविधा। बिल्कुल। लेकिन ये CCA है क्या? एक आम इंसान इसे कैसे समझे कि ये क्या फायदा दे रहा है? इसे इमीडिएट एक्सपेंसिंग या कहें तुरंत खर्च दिखाने के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के कुछ हाईटेक सर्वर खरीदे। सामान्य अकाउंटिंग में कंपनी इस 1 करोड़ को एक साथ खर्च नहीं दिखा सकती। हाँ, और डेप्रिसिएशन वाला रूल होता है ना? बिल्कुल, उसे अगले 10 सालों तक हर साल 10-10 लाख रुपए का खर्च दिखाना होता है। लेकिन CCIA कंपनियों को ये छूट देता है कि आप इस बहुत बड़े खर्च का एक बड़ा हिस्सा आज इसी साल अपने मुनाफे में से घटा लें। ओह, मतलब कंपनी का आज का प्रॉफिट कागजों पर कम दिखेगा और उसे आज टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा? एकदम सही पकड़े हैं। जब कंपनियों के हाथ में आज ज्यादा कैश बचेगा तो वे उस पैसे को वापस अपने बिजनेस में निवेश करेंगी। EY और ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कनाडा ने अनुसंधान और विकास यानी SR&A की खर्च सीमा को $3 मिलियन से दुगना करके $6 मिलियन कर दिया है। ये कदम तो सीधा ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए लगता है। हाँ, बिल्कुल। अगर अमेरिका टैक्स कम कर रहा है तो कनाडा कह रहा है कि ठीक है, अगर आप हमारे देश में रहकर रिसर्च और इनोवेशन करेंगे तो हम आपको भारी छूट देंगे। यही उनकी रणनीति है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने क्लीन एनर्जी से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन कनाडा उसी क्लीन एनर्जी और कार्बन कैप्चर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स यानी ITCs को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। देखिए, ये कनाडा की एक बहुत ही स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। कैसे? कनाडा देख रहा है कि अमेरिका जिस ग्रीन इकोनॉमी की रेस को छोड़ रहा है, वहां एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। अच्छा, वो उस गैप को भरना चाहते हैं? हाँ, कनाडा खुद को भविष्य की उस साफ सुथरी इकोनॉमी के एक सुरक्षित और आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। वो दुनिया भर की उन कंपनियों को बुला रहा है जो सस्टेनेबिलिटी पर काम करना चाहती हैं। स्मार्ट तो है, लेकिन एक और कदम है जो ऐसा लगता है कि कनाडा ने डर कर उठाया है। आप डिजिटल सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने अपना डिजिटल सर्विसेज टैक्स यानी DST पूरी तरह रद्द कर दिया है। इसे आप डर कह सकते हैं या फिर एक व्यापार युद्ध से बचने की कूटनीति? हाँ, क्योंकि डिजिटल टैक्स का सीधा असर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ता, जो कि ज्यादातर अमेरिकी है। जैसे गूगल, एप्पल और बाकी सब। बिल्कुल। अब ऐसे माहौल में जहां अमेरिका पहले ही कार लोन और अन्य नीतियों के जरिए संरक्षणवादी हो रहा है, अगर कनाडा इन टेक कंपनियों पर टैक्स लगाता तो अमेरिका तुरंत जवाबी टैरिफ या शुल्क लगा देता। और कनाडा इस समय अमेरिका से कोई ट्रेड वॉर मोल लेने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो क्या हो रहा है? भारत टैक्स सिस्टम को स्थिर कर रहा है, अमेरिका टैक्स काटकर कंपनियों और लेबर को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ। कनाडा अपनी कंपनियों को अमेरिका भागने से रोकने के लिए रिसर्च और मशीनरी पर टैक्स छूट दे रहा है। जी। हर देश एक दूसरे से निवेश और व्यापार छीनने के लिए नीतियां बना रहा है। ये तो एक रेस टू द बॉटम बन गई है। हाँ, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा अनियंत्रित कंपटीशन होने लगे तो किसी ना किसी को तो रेफरी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प विषय की, OECD का पिलर 2। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रेफरी। OECD का पिलर 2 दुनिया भर में अनियंत्रित टैक्स प्रतिस्पर्धा को रोकने का,
अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रयास है। ये काम कैसे करता है? इसका मूल उद्देश्य बहुत सीधा है। दुनिया भर में काम करने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए 15% का एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स तय करना। यानी 15% तो देना ही पड़ेगा? हाँ, अगस्त 2025 के अपडेट के अनुसार 13 नए क्षेत्राधिकार IR और DMTT जैसे नियमों में शामिल हो चुके हैं। हाँ। और टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय संघ यानी EU के 27 में से 22 देशों ने 2025 तक इसे लागू भी कर दिया है। और बाकी 5 देशों ने? उन्होंने कुछ समय की मोहलत ली है, लेकिन वो भी करेंगे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूपहोल दिखाई दे रहा है। कौन सा लूपहोल? अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ने आधिकारिक रूप से पिलर 2 के इस समझौते को लागू ही नहीं किया। हाँ, ये बात तो है। तो अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी ही इस नियम को नहीं मान रहा है, तो क्या ये पूरा ग्लोबल मिनिमम टैक्स का सिस्टम एक मजाक नहीं बन जाएगा? कंपनियां तो अमेरिका के जरिए इस टैक्स से बच सकती हैं। मैं बता दूं कि ये सवाल पिलर 2 की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा पूछा गया है। जाहिर सी बात है। लेकिन पिलर 2 का डिजाइन ही इतना कड़ा है कि इससे बचना लगभग नामुमकिन है। इसमें 3 मुख्य नियम हैं, जिनमें से एक है UTPR यानी अंडर टैक्स प्रॉफिट्स रूल। अंडर टैक्स्ड प्रॉफिट्स रूल? हाँ, यहीं पर पूरा गेम पलटता है। चलिए इसे एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज, क्योंकि ये UTPR बहुत तकनीकी लगता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी है जिसे हम कंपनी X कहते हैं। ठीक है, कंपनी X। अमेरिका पिलर 2 का हिस्सा नहीं है। अब कंपनी X अपना सारा मुनाफा किसी छोटे से आइलैंड देश में शिफ्ट कर देती है, जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं, जहां टैक्स बहुत कम होता है। बिल्कुल। मान लेते हैं उस देश में कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 10% है। ठीक है। तो उस कंपनी को पिलर 2 के हिसाब से 15% देना था। लेकिन उसने 10% दिया, यानी 5% का फायदा हो गया। पहले के समय में ये कंपनी उस 5% को बचाकर चुपचाप निकल जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंपनी X सिर्फ उस आइलैंड में तो काम नहीं कर रही है ना। उसके सर्वर्स, उसके ऑफिस, उसके ग्राहक फ्रांस में होंगे, जर्मनी में होंगे, जापान में होंगे। हाँ, मल्टीनेशनल जो है। अब मान लीजिए फ्रांस ने पिलर 2 लागू किया हुआ है, तो क्या फ्रांस उस अमेरिकी कंपनी से टैक्स मांगेगा? बिल्कुल। फ्रांस की टैक्स अथॉरिटी देखेगी कि कंपनी X ने उस टैक्स हेवन में 5% टैक्स कम दिया है। अरे वाह! ये UTPR नियम फ्रांस को ये कानूनी अधिकार देता है कि वे कहें, चूंकि आपके गृह देश या उस टैक्स हेवन में आपसे ये 5% वसूल नहीं किया, इसलिए हम आपके फ्रांसीसी ऑपरेशंस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर वो ग्लोबल मिनिमम 15% का घाटा पूरा करेंगे। ओह, मतलब आप भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर भले ही किसी भी देश में हो, अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में व्यापार कर रहे हैं जहां पिलर 2 लागू है, तो वे देश उस टैक्स के अंतर को मिलकर वसूल लेंगे। एकदम सही। कोई भी टैक्स हेवन अब किसी कंपनी को बचा नहीं सकता। ये तो बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। और एक बात और, भले ही अमेरिका पिलर 2 का हिस्सा ना हो, उनके पास अपना खुद का एक मिनिमम टैक्स सिस्टम है जिसे NCTI कहा जाता है। अच्छा। हाँ, और इसकी दर 12.5% से 14% के बीच है। तो कुल मिलाकर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कहीं भी जाकर शून्य टैक्स या बहुत कम टैक्स देने के दिन हमेशा के लिए लग चुके हैं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस के अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? ये धारणा कि टैक्स केवल अकाउंटेंट की फाइलों में रहने वाला विषय है, पूरी तरह गलत है। आज टैक्स नीतियां भूगोल, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का मिलाजुला रूप है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भारत अपने पुराने कानूनों के जंगल को साफ करके 12.5% की एक समान दर के साथ स्थिरता ला रहा है। अमेरिका OMBA के जरिए बहुत ही आक्रामक तरीके से कंपनियों और लेबर को वापस देश में बुला रहा है। और कनाडा एक डिफेंसिव मोड में है और खुद को फ्यूचर की क्लीन इकोनॉमी के तौर पर बचा रहा है। और यूरोप पिलर 2 के जरिए एक ऐसे ग्लोबल रेफरी की भूमिका निभा रहा है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी कंपनी सिस्टम के साथ खिलवाड़ न कर सके। हाँ, ये पूरा परिदृश्य बहुत ही डायनामिक है। ये सब एक ही बड़ी ग्लोबल कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। और जाते जाते ये सारी जानकारी एक बहुत ही बड़े और विचारोत्तेजक सवाल को जन्म देती है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। वो सवाल क्या है? देखिए, अगर भारत जैसे देश अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पूरी तरह से ट्रैक कर रहे हैं,
और पिलर 2 जैसे नियम लागू हो चुके हैं, जहां यूपीटीआर के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से टैक्स वसूल लिया जाता है। जी। तो क्या हम उस युग के अंत की शुरुआत देख रहे हैं, जिसे टैक्स हेवन कहा जाता है? ये वाकई देखा जाए तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। क्या आने वाले कुछ ही सालों में हम एक ऐसे एल्गोरिदम आधारित ग्लोबल टैक्स नेटवर्क में प्रवेश कर जाएंगे जहां मुनाफे को छिपाना तकनीकी और गणितीय रूप से असंभव हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का वित्तीय ढांचा ही बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की दौलत कैसे बटेगी, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। खैर, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इतना ही। टैक्स की ये दुनिया जितनी जटिल दिखती है, उससे कहीं ज्यादा असरदार है। ये सच में एक वैश्विक बिसात है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं।